हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कल का क्विकली रिवीजन करेंगे हम लोग। तो इसरो ने अभी हाल ही में NVS-01 नाम से एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया। हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा करके खिताब जीत लिया है। महारत्न कंपनी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। और अभी हाल ही में डॉक्टर विजय डाडा ने लिखी है पुस्तक रिंग साइट। इसके अलावा रियल मैड्रिड सबसे मूल्यवान, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ये फुटबॉल क्लब बन गई है। और अभी हाल ही में पंजाब राज्य की पुलिस ने OPS क्लीन शुरू किया है। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने नेपाल के साथ समझौता किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर थे। प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की घोषणा के अनुसार भारतीय ब्रांडों में टॉप पर है TCS। 2023 से 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता UAE करेगी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर थीम के साथ 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखो, 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। और इस बार की थीम रखी गई थी राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया है जिससे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे आपको। तो फिलहाल मोटा मोटा जानो, 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। ये साइकिल चलाने के महत्व के बारे में, उससे क्या हेल्थ फायदे होते हैं हेल्थ को लेकर के, और साथ ही साथ साइकिल का क्या क्या उपयोगिता रहा है इतिहास में, क्या इसका योगदान रहा है, इसको लेकर के। और साइकिल जो होता है ये पर्यावरण के लिए भी कोई घातक नहीं होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही होता है। तो इस सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि 2018 के बाद से अब से 3 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, तो 2018 से शुरू हुआ है। 3 जून क्यों चुना गया? क्योंकि 3 जून को ही 1817 में कार्ल वान ड्राइट्स के द्वारा साइकिल का आविष्कार किया गया था। ठीक है, कब हुई थी साइकिल के आविष्कार? 1817 में। तो थीम शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है। जून महीने के अभी तक जो महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनमें पहला दिवस था विश्व दुग्ध दिवस, जो कि 1 जून को मनाया जाता है। और वहीं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया था। आपको पता है 29वां राज्य बना था 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा मंथली करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, मंथली पार्ट 2 कल अपलोड हो गई है मई मंथ की, उसको जाकर के देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया? तो देखो दोस्तों, RBI ने एक बार फिर से ये लॉन्च कर दिया है। देखो, RBI ढूंढ ढूंढ कर लोगों को पैसा दे रही है, लेकिन लेने वाला ही कोई नहीं मिल रहा है। RBI मजबूरी में आकर के अब देखो 100 डेज 100 पे अभियान शुरू कर दिया है कि 100 दिनों के अंदर कम से कम 100 लोगों का पैसा लौटाओ। ये वो पैसा है जो अनक्लेम्ड है। मतलब RBI के द्वारा ये वो पैसों को लौटाने की बात की जा रही है जो बैंकों में है, लेकिन कोई कह नहीं रहा है कि वो किसका है। ठीक है, सब लोग उसको, मतलब कोई क्लेम करने वाला नहीं है। अब आप सोचोगे कि सर जिसके नाम अकाउंट था उसी के नाम होगा ना। बिल्कुल, जिसके नाम अकाउंट था उसी के नाम होगा, लेकिन वो अकाउंट धारक कौन है ये नहीं पता लग पा रहा है। ठीक है, चीजें फेक निकल रही हैं या फिर वो इस वर्तमान में है नहीं। ये सब चीजों को लेकर के अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है। और अब RBI चाह रही है कि इसको लौटाया जाए। टोटल बिना दावे की राशि है 35,000 करोड़ से भी ज्यादा आज के टाइम पर, सभी बैंकों को मिला दे तो, जिसमें से 8,000 करोड़ तो SBI के पास ही है अकेले केवल। ठीक है, और भी मतलब अभी देखो RBI ये सब चीजें जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है ना, मैक्सिमम ये गवर्नमेंट बैंकों का डाटा लेकर के बता रही है। प्राइवेट को लेकर बताया जाए तो और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो 100 दिनों की अवधि के भीतर हर जिले में हर बैंक के शीर्ष जो 100 अनक्लेम डिपॉजिट हैं उनका पता लगाना और निपटान करना जो है ये बताया है। तो ध्यान रखिएगा, हर एक बैंक के जो टॉप 100 हैं अनक्लेम डिपॉजिट उनको लौटाया जाएगा। ठीक है, बाकी RBI के बारे में तो आप सब जानते ही हो। RBI जो है अभी रिसेंटली 2000 के नोट को दोबारा से वापस लेने की घोषणा किया था। 30 सितंबर के पहले पहले दोबारा से वापस लेगी ये। ठीक है, 2000 के जो नोट हैं उनको। RBI के बारे में जो बेसिक पॉइंट है, स्टैटिक पॉइंट है, उनको आप कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि रोजाना मैं आपको लगभग वो बताता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों सेलेस्ट सोलो।
सेलेस्ट सोलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली ये विमेन सेक्रेटरी जनरल होंगी। आप ठीक सोच रहे हो, अभी कल या परसों में ही मैंने बताया था आपको, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता यूएई करेगा, और अध्यक्ष के बारे में भी मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था मैंने, ठीक है। तो देखो कल जो अध्यक्ष बताया था वो है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदेस, ये नए बने हैं अध्यक्ष, लेकिन महासचिव बनी हैं सेलेस्ट सोलो। सेलेस्ट सोलो जो है ये अर्जेंटीना की रहने वाली हैं, 2014 से ही यहाँ पर रह रही हैं, काम कर रही हैं इसमें, ठीक है, मौसम विज्ञान सेवा के निदेशक के रूप में, लेकिन अब यहाँ पर महासचिव बना दी गई हैं और ये इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव होंगी, ठीक है। तो अगर हम लोग विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 193 सदस्य देश हैं, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कल कि इसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है, यूएई कर रहा है, और अध्यक्ष हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस। आगे, हाल ही में किस अभिनेता को जेब्रॉनिक्स टीवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो दोस्तों ऋतिक रोशन को अभी जेब्रॉनिक्स टीवी का बनाया गया है नया ब्रांड एम्बेसडर। ऋतिक रोशन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अभी ऋतिक रोशन एक और वजह से चर्चे में आए थे, आईफा अवार्ड आपने सुना, आईफा अवार्ड सभी दिए गए थे, उसमें इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था किस मूवी के लिए? विक्रम वेधा मूवी के लिए, विक्रम वेधा मूवी के लिए मिला था आईफा अवार्ड में, तो ये भी आप याद रखेंगे। और अभी जेब्रॉनिक्स ने इनको बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर है? अब कुछ और ब्रांड एम्बेसडर जो पिछले दिनों में चर्चे में रहे हैं उनको देख लेंगे। जैसे सौरभ गांगुली को अभी त्रिपुरा टूरिज्म का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। इसके अलावा ये माई 11 सर्कल के भी हैं, माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा ये क्लास प्लस के भी है, क्लास प्लस के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट कोहली तो बहुत सारे कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लक्सर, ड्यूरोफ्लेक्स, प्यूमा, ठीक है, प्यूमा हुआ, इसके अलावा मिंत्रा, ठीक है, एमपीएल, बहुत सारे ये कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आलिया भट्ट गुची की अभी रिसेंटली बनाई गई हैं, आयुष्मान खुराना को वेकफिट का बनाया गया था, परिणीति चोपड़ा को केबीएम स्पाइसेस का, ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट का, सलीमा टेटे को एएचएफ एथलीट का, और एमएस धोनी को वाईकॉम 18 का। एमएस धोनी अभी कुछ दिन पहले ही ड्रोनी नाम का एक ड्रोन भी लॉन्च किए थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गरुणा एरोस्पेस का ये प्रोडक्ट था, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बनाए गए। अगला देखते हैं, हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है दोस्तों बीके शिवानी ने, और इस पुस्तक का प्रकाशन किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। द पावर ऑफ वन थॉट, यहाँ पर देखिए आर्टिकल है द प्रिंट का आपके सामने। बीके शिवानी एक जानी मानी लेखिका है दोस्तों, इनको अवार्ड्स वगैरह भी मिल चुके हैं। 2017 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था। तो इनकी ये पुस्तक आई है द पावर ऑफ द वन थॉट मास्टर योर माइंड, ठीक है। 2017 से इन्हें वर्ल्ड साइकेस्ट्रिक एसोसिएशन द्वारा सद्भावना राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया है बीके शिवानी को। अगला, अब कुछ पुस्तकें जो आई हैं पिछले दिनों में उनका रिवीजन करेंगे। तो अभी देखो, रिंग साइड डॉक्टर विजय दार्डा ने इसको लिखा है, कल ही मैंने आपको बताया। एनटीआर ए पॉलिटिकल ज्योग्राफी रामचंद्र मूर्ति कोंटू भाटला ने लिखा है। गट्स एट अमिट बुलतबात, ये लिखा है आदित्य भूषण ने। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये लिखा है डॉक्टर मनोज कुमार ने। और द इंडियन मेट्रोपोलिस, इसको लिखा है फिरोज वरुण गांधी ने। द्रौपदी मुर्मू कस्तूरी रे ने लिखा है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, इसको के सैलजा ने लिखा है। ये कुछ पुस्तकें थी जो पिछले महीने या उसके पहले महीने से थी, है ना, मतलब लास्ट के समझ लो 10-15 पुस्तकें ये है। CHSL बैच जो है इसका ऑफर तो एंड हो चुका है, फिर भी क्लासेस चल रही हैं, जिनको लेना है वो अभी भी मौका है, आप इसे ले सकते हैं 399 में ही सही, लेकिन आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और जबरदस्त क्लासेस रहेंगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, कहां पर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, मनसुख मंडाविया इनॉग्रेट नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप सुने होंगे ना FSSAI, ठीक है, जो FSSAI है उसी के लिए एक ये ट्रेनिंग सेंटर है। ओके, तो ये अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने उसका उद्घाटन किया है, जिससे वर्तमान में जो खाद्य सुरक्षा और मानक हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करा जाए, लोगों को और अच्छे से स्किलफुल बनाया जा सके
जिससे वो चेक वगैरह कर सके। कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई थी जब मैंने बताया था आपको कि एफएसएसएआई द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि देश भर में एक बार फिर से जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उनको दोबारा से जांच किया जाएगा, उसके सैंपल्स वगैरह लिए जाएंगे। एफएसएसएआई की स्थापना 2008 में हुई थी। वैसे इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं राजेश भूषण। अगला, हाल ही में एडगर रिंकेविक्स, इनको कहां पर राष्ट्रपति बनाया गया? तो दोस्तों एडगर्स रिंकेविक्स जो हैं ये थे लातविया के विदेश मंत्री और इनको अभी वहां का राष्ट्रपति बना दिया गया है। विदेश मंत्री थे, काफी ज्यादा पॉपुलर लीडर थे और अब वो होंगे नए प्रेसिडेंट। ठीक है, लातविया के। लातविया भी एक वही देश है जो सोवियत संघ से टूटा था। ठीक है, जब सोवियत संघ टूटा था तो लातविया, लिथुआनिया ये सभी लोग वहीं से टूटे थे। तो फिलहाल ये वहां के विदेश मंत्री अभी तक थे, अब इनको राष्ट्रपति बनाया गया, वहां की संसद ने इन्हें चुना है। ठीक है, 4 साल का इनका कार्यकाल होगा। लातविया की बात करें तो रीगा इसकी राजधानी होती है, मुद्रा यूरो होती है, प्रधानमंत्री हैं क्रिस्जीनियस कोरेस। चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में है कहां पर ये। वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे यहाँ पर ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे इधर रसिया की तरफ, ये रसिया है। रसिया पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद 1991-92 में जब ये टूटा था तो बहुत सारे छोटे छोटे देश निकले थे यहाँ से। कौन कौन से देश यहाँ पर देखो, जैसे है एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस। ठीक है, लातविया यहीं पर है, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन भी यहीं से निकला था, मालदोवा, रोमानिया, ये सभी देश यहाँ से निकले थे। ठीक है, तो जो अभी ये प्रेसिडेंट बने हैं इसी लातविया देश के हैं, जिसकी राजधानी यहाँ पर देखो रीगा है, जिसकी कैपिटल, छोटा सा ही देश है ये। ठीक है, मुथमुज सेल्वी यहाँ पर देखिए आर्टिकल इनके बारे में है द इंडियन एक्सप्रेस का। ये मुथमुज सेल्वी फर्स्ट तमिलनाडु वीमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, नीचे चेन्नई, दोबारा से चेन्नई ये वापस आ चुकी हैं। ये एक्चुअली में पेशे से एक शिक्षिका हैं, एक टीचर हैं। ये चेन्नई में जापानी लैंग्वेज पढ़ाती हैं, यानी चेन्नई में ये जापानी लैंग्वेज पढ़ाने वाली ये टीचर हैं। और 56 दिनों तक की इनकी यात्रा रही और उसके बाद ये 23 मई को शिखर पर पहुंची माउंट एवरेस्ट के। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,886.86 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो इसकी हाइट है 8,848.86 मीटर। वैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला, हाल ही में कहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनों के बीच में भयंकर ट्रेन हादसा हुआ? तो देखिए दोस्तों, अभी ओडिशा में एक दिल दहलाने देने वाली खबर आई, कल क्या परसों आई थी, और इसमें 3 ट्रेनों के बीच में ट्रेन टक्कर हुई। एक कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, एक बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट थी और एक मालगाड़ी थी। इन तीनों के बीच में टक्कर हुई। ये प्रोसेस कैसा रहा? ये टक्कर इतनी भयानक थी कि अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 288 से ज्यादा मौतें जो है वो क्लेम की जा चुकी हैं। 1000 के आसपास लोग घायल हैं, हॉस्पिटलाइज हैं अभी। ठीक है, और डेथ की संख्या और भी बढ़ सकती है। तो देखो, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है ये कैसे टकराई थी, इस पर मैंने कल रात को एक वीडियो दिया हुआ था, आप वो जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ट्रेन जो है वो टक्कर हुआ था। और कवच प्रणाली जो है जिसकी बातचीत चल रही है वो मैंने कल बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि कवच सिस्टम क्या है, क्यों डिमांड उठ रही है कि कवच अगर होता तो ये ट्रेन हादसा रोका जा सकता था। तो फिलहाल ये कहां पर हुआ? ये बालासोर और भद्रक के बीच में एक बहानगा है ओडिशा में, वहां पर ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली में एक मालगाड़ी खड़ी थी अपने रूट पर और ये जो ट्रेन इधर से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये यहाँ से एक शॉर्ट रूट होता है, वहां से टूट करके ये जो पटरी चेंज करने वाला एक शॉर्ट ट्रेन पटरी होती है उस पे से चेंज होकर के जाकर मालगाड़ी से टकरा गई। अब मालगाड़ी खड़ी थी, इससे टकराने के बाद या इसके डिब्बे और इसके डिब्बे जो है ये निकल करके चले गए इस साइड में, और यहाँ पर जो है यहाँ 10 मिनट बाद दूसरी एक गाड़ी आ रही थी और वो थी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, सुपर फास्ट थी। वो इतनी फास्ट थी उस टाइम पर, कंट्रोल नहीं किया जा सका, रुक नहीं पाई वो, और वो भी इन डिब्बों से टकरा गई। आलम ये हुआ ये तीनों डिब्बे मालगाड़ी के, कोरोमंडल के और इस सुपरफास्ट के इस प्रकार से मिक्स हो गए कि अब पहचानना मुश्किल है कि कौन सा डिब्बा किसका है। फिलहाल ये दुर्घटना भारत के इतिहास में जो सबसे बड़े ट्रेन हादसे हैं उनमें से एक शामिल हो गई है। और एमजेटी एजुकेशन की तरफ से जो भी मृतक हैं उनके परिवार वालों को हमारी तरफ से संवेदनाएं, और जो भी मृतक हैं उनके लिए रेस्ट इन पीस। और क्या कहा जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखदायी ये घटना हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग
उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा देखो यहाँ पर है, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है और सीएम यहाँ के नवीन पटनायक जी हैं बीजू जनता दल पार्टी से, और प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं ये इसके गवर्नर हैं। चिल्का, अंशुपा, कांजिया झील वगैरह है, बाकी स्टैटिक आप देख लो। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत ने कहां से अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो देखो अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का अभी सफल परीक्षण किया गया है। कहां से किया गया है? उड़ीसा से। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ये परीक्षण किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ये वही है जो पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, व्हीलर द्वीप जिसे कहते थे। ठीक है, तो वहीं से ये परीक्षण किया गया है अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का। देखो पहले तो अग्नि-1 समझो। अग्नि जो है ये मिसाइल सीरीज जो है ना, ये सतह से सतह मार करने वाली है मिसाइलें। अब इसके तहत अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4, अग्नि-5 तक है। अग्नि-6 पर भी काम चल रहा है। अग्नि-1 के अलावा अग्नि-प्राइम भी एक है। अग्नि-प्राइम बेसिकली ये अग्नि-1 के ही लेवल का है। ये जो नाम रखा गया है ना 1, 2, 3, 4, 5, ये बेसिकली रेंज है एक प्रकार से। इसमें आप हजार किलोमीटर का ले लो मिनिमम रेंज। वैसे तो इंडिया की मिसाइलें हैं ज़्यादा ही रहती हैं, तो यहाँ पर देखो जैसे अग्नि-1 मिसाइल है तो इसकी रेंज होगी लगभग 1300 से 1500 किलोमीटर के आसपास में। अग्नि-2 है तो इसका 2000 से लेकर के 2500 आसपास तक किलोमीटर के आसपास तक इसका रेंज है। और ये ऐसे ही अग्नि-3 मिसाइल 3500 किलोमीटर के आसपास रेंज है। अग्नि-4 4500 किलोमीटर के आसपास। अग्नि-5 जो है ये 5500 किलोमीटर के आसपास में इसकी रेंज है। और ये सभी हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, ये क्या होता है? क्रूज मिसाइल हल्की मिसाइलें होती हैं, छोटी दूरी के लिए होती हैं। और अग्नि मिसाइल जो है ये बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं ये भारी भरकम पेलोड ले जा सकने वाली होती हैं मिसाइलें, और इसको लंबी दूरियों के लिए डिजाइन किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा बम ये ले जा सकती हैं। ठीक है, यही कारण है कि आप यहाँ देखो 5500 किलोमीटर ऐसे आप हवा में न लो, बहुत बड़ी दूरी होती है ना। 5500 किलोमीटर जो है अगर किसी के पास इतनी रेंज वाली है क्षमता वाली मिसाइल, तो समझो वो आधी दुनिया को कवर कर रहा है लगभग में। तो फिलहाल अग्नि-1 का अभी परीक्षण किया गया है। ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि अग्नि-1 का आप इससे पहले तो अग्नि-5 तक का भी बता चुके हो, तो ये फिर से क्यों किया गया? तो ये डीआरडीओ है, समय समय पर कुछ कुछ चीजें उसमें अपग्रेड कर करके समय समय पर टेस्टिंग वगैरह करता रहता है। ठीक है, तो ये करना भी चाहिए। कोई भी मिसाइल है उसकी अलग अलग वर्जन की हमेशा टेस्टिंग की जाती रहती है। तो अभी इसका टेस्टिंग ये किया गया है। कहाँ से? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। देखो मिसाइल वगैरह का परीक्षण होगा तो दो जगह है, दो तीन जगह है जो जहां से ज्यादा हो सकता है। कहाँ कहाँ से? एक उड़ीसा से चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज है, वहां से क्रूज मिसाइलों की ज्यादा टेस्टिंग होती है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, बेसिकली इसमें अग्नि मिसाइल का परीक्षण करना होगा तो यहीं से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये द्वीप है और इसके तहत समुद्र वगैरह में ही टेस्टिंग किया जाता है। और एक और छोटी रेंज की मिसाइल की टेस्टिंग कहाँ पर होती है? पोखरण में। पोखरण राजस्थान में, यहाँ पर टेस्ट फायर रेंज है तो यहाँ पर भी टेस्टिंग की जाती है ना। मतलब ऐसा जगह चुना जाता है जहाँ कोई लोग निवास ना करते हो, वहीं पर टेस्टिंग वगैरह की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए सैटेलाइट वगैरह कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो आप बताएंगे श्रीहरिकोटा हो गया, आंध्र प्रदेश वगैरह। ठीक है, यहाँ से किया जाएगा। तो फिलहाल अभी दिसंबर 2022 में अग्नि-5 का भी परीक्षण किया था डीआरडीओ ने ही। डीआरडीओ बोले तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक जनवरी को 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 10 क्वेश्चन आज के थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे से अपना अगला सेगमेंट देखेंगे जिसमें हम लोग फरवरी का रिवीजन कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ई बुक है 6 मंथ की, जिनको लेना है वो ले सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, एनजेटी ऐप पर मिलेगी। तो डे 9 का रिवीजन है, डे 19 का रिवीजन है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। उन्नत जलवायु विज्ञान के लिए एआई फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए आईबीएम ने नासा के साथ साझेदारी की है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ। और केंद्र शासित प्रदेश यायात्सो, इनके जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया है। लद्दाख के यायात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। एस&पी डाउ जोन्स द्वारा अभी हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेस को स्थिरता सूचकांक से हटाने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च किया गया। और भारत जो है ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया गया है। 2027 में फुटबॉल एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी सऊदी अरेबिया करेगा। और पे एज यू ड्राइव यानी पेड, इस नीति को शुरू किया है न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने।
भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले जोगिंदर शर्मा ये भारत के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। और अभी हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव शुरू किया गया मुंबई में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर थीम सॉन्ग और जर्सी वगैरह लॉन्च किया गया। मनोज सिन्हा और अनुराग ठाकुर जी ने इसे लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में 7.8 तीव्रता के भूकंप तुर्की और सीरिया में आए थे, जिसकी वजह से 50,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसमें मैंने आपको बताया था भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक है, वहां की रक्षा करने के लिए, उन लोगों के बचाने के लिए, राहत बचाव के लिए। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप इस बार भी आईटीबीपी ने जीत लिया है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया। इसके अलावा डोप टेस्ट में फेल होने के कारण दीपा कर्माकर को, भारतीय एथलीट हैं जो कि, इनको 21 महीने का बैन कर दिया गया है। लखनऊ में आयोजित छठे संघाई सहयोग संगठन यानी SCO मीटिंग की जो SAI लीडर्स की समिट थी, उसकी अध्यक्षता की हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, या मेजबानी कह सकते हैं। ग्रैमी अवार्ड जीता है रिकी केज ने इस बार। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। और प्रख्यात पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया है। इन्होंने अभी हाल ही में 2023 में ही पद्म भूषण पुरस्कार जीता हुआ था। ये टॉप क्वेश्चन थे 20 आज के दिन से, ठीक है ना। फरवरी महीने का रिवीजन चल रहा है, तो फरवरी का हम लोग रिवीजन धीरे धीरे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना अगला सेगमेंट देखते हैं, लास्ट डे का क्वेश्चन। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन जी हैं। नवरत्न कंपनी RINL के MD और चेयरपर्सन कौन है, अतुल भट्ट हैं। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना कौन सा वहां राज्य बना था। महारत्न कंपनी सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी थी। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जरूर बताइएगा। और मुझे पता है आप में से लगभग सभी लोगों को इसका आंसर भी पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वैसे वीडियो कैसे लगे हैं ये भी बताइएगा। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।